हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपनी कई क्लिप्स में हम स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर डिस्कस कर चुके हैं। उनके एप्लीकेशंस पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को समझने के लिए आप सबसे पहले तीन वेक्टर एज्यूम करें, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहां पर ध्यान दें कि ये वेक्टर आर्बिट्रेरीली पिक किए गए हैं, यानी इनके बीच में किसी भी वेरिएबल एंगल को कंसीडर किया जा सकता है। अब ध्यान दें कि अगर इन तीनों वेक्टर्स का कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हम डिफाइन करें, जैसा मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, तो इस तरह डिफाइन किए गए एक्सप्रेशन को हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि जब आप दो वेक्टर्स बी और सी को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इस प्रोसेस में, तो एक वेक्टर आउटकम आएगा और उस वेक्टर को जब आप ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनल आउटकम भी एक वेक्टर ही आएगा। चूंकि फाइनल आउटकम एक वेक्टर आया है, यही वजह है कि इस प्रोडक्ट को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से डिफाइन किया जाता है। इससे पहले हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि उस प्रोसेस में दो वेक्टर्स के क्रॉस पर एक थर्ड वेक्टर को डॉट किया जाता है और आने वाला आउटकम एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में फाइनल आउटकम एक स्केलर होता है, जबकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में यह आउटकम एक वेक्टर होता है। एक बात पर और ध्यान दें कि जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो आप डॉट और क्रॉस लगाते समय ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी ऑपरेशन में क्रॉस को ही पहले सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ध्यान दें कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ब्रैकेट यूज करना कंपलसरी है, क्योंकि ब्रैकेट ही ये एक्सप्लेन करता है कि किन दो वेक्टर्स को पहले क्रॉस किया जाए। यहां पर आप याद रखें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो बोर्ड पर लिखा गया है, इसे चेंज करके अगर ए क्रॉस बी पहले और क्रॉस सी लिख दिया जाए तो उस केस में आने वाला फाइनल वेक्टर वो नहीं होगा जो इस प्रेजेंटेशन में आने वाला फाइनल वेक्टर होगा। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्रेजेंटेशन में ब्रैकेट को चेंज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ब्रैकेट को चेंज नहीं किया जा सकता है तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है इस ऑपरेशन में। डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट में ब्रैकेट के बिना भी एक्सप्लेन किया जा सकता है अपने प्रेजेंटेशन को, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किया जाता है तो आपको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। अब ध्यान दें कि इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जानते हैं कि बी और सी वेक्टर को क्रॉस किया जा सकता है डिटर्मिनेंट बना के, और डिटर्मिनेंट बना के आए हुए वेक्टर को जब आप ए वेक्टर के साथ एक बार फिर सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट बना के, तो आपका फाइनल आउटकम एक वेक्टर के रूप में आ जाएगा। एक बात पर यहां ध्यान दें कि इस प्रोसेस में आपको दो बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ा, यानी क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट को, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, कम्बरसम है। और हम ये भी जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने से कंफर्टेबल होता है। एक फैक्ट पर अगर हम ध्यान दें और उस फैक्ट का यूज करके इस क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को डॉट में कन्वर्ट कर पाए, तो हम एक ऐसा केस जनरेट कर पाएंगे जिससे हम इस आउटकम को इजीली फाइंड कर पाएंगे। अब वो इंपॉर्टेंट क्लू क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप पहले उस इंपॉर्टेंट टर्म पे आए। यहां पर आप गौर करें कि जब आप बी वेक्टर और सी वेक्टर को क्रॉस करके एक नया वेक्टर बनाएंगे तो वो न्यू वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। हम कह सकते हैं कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस पे बी और सी लाई करेंगे। अब उस नए वेक्टर को जो कि बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर ए वेक्टर के साथ क्रॉस कराया जाए तो आप समझ सकते हैं कि अब जो नया वेक्टर हमें मिलेगा वो नया वेक्टर इस बने वेक्टर डी, जिसे मैं बी और सी के क्रॉस से बने वेक्टर को मैं डी वेक्टर कह रहा हूं। अब जो नया वेक्टर फाइनली हमें मिलेगा वो इस डी वेक्टर और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर रहना चाहेगा,
और आप समझ सकते हैं कि अगर वो डी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहना चाहेगा तो उसे बी और सी से बनने वाले प्लेन पे जाना होगा। यानी अब फाइनली इस कंप्लीट प्रेजेंटेशन को सॉल्व करके जो वेक्टर हमें मिलेगा उसे बी और सी के प्लेन में रहना होगा और उसे इस तरह से अपना ओरिएंटेशन मेंटेन करना होगा कि वो ए के भी परपेंडिकुलर रह सके। ऐसा करने पर ही हम एक ऐसा वेक्टर प्रेजेंट कर पाएंगे जो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा। एक बार फिर समझ लें कि बी और सी के क्रॉस से आने वाला वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया और जब उसे आपने ए से क्रॉस किया तो आने वाला वेक्टर उस नए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहना चाहेगा और आप जानते हैं कि इस केस में जो वेक्टर आएगा वो बी और सी के प्लेन पे आ जाएगा। यह बात आप ध्यान दें कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर वेक्टर्स के रूप में आप ट्रीज को गिन सकते हैं और कोई वेक्टर अगर ट्री के परपेंडिकुलर रहना चाहे तो फिर उसे उसी ग्राउंड के पैरेलल प्लेन पे लाई करना पड़ेगा। ठीक वही कंडीशन यहां बन रही है कि बी और सी का क्रॉस करने पर आने वाला वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें बी और सी सिचुएटेड है और उस परपेंडिकुलर वेक्टर का ए से क्रॉस करने पर जो नया वेक्टर अब आएगा वो बी और सी के परपेंडिकुलर बने वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहना चाहेगा। सो उसे बी और सी के प्लेन पे जाना होगा कुछ इस तरह से कि वो ए से अपनी परपेंडिकुलरिटी मेंटेन कर सके। अब यहां ध्यान दें, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी प्लेन के दो वेक्टर्स की हेल्प से उस प्लेन के किसी भी वेक्टर को प्रेजेंट किया जा सकता है। अपने बेसिक अलजेब्रा के कांसेप्ट में इस बात पर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। सो अगर हम ये जानते हैं कि इस प्रेजेंटेशन से आने वाला वेक्टर बी और सी वेक्टर के प्लेन पे लाई करेगा तो हम उस वेक्टर को बी वेक्टर और सी वेक्टर की हेल्प से प्रेजेंट कर पाएंगे। यानी आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को बी वेक्टर और सी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना पाएंगे। यहां पर एक्स और वाई को दो न्यूमेरिकल वैल्यूज आप मान सकते हैं। हम जानते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वेक्टर्स को न्यूमेरिकल्स के साथ एसोसिएट करना पड़ता है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि x मल्टीपल बी वेक्टर और y मल्टीपल सी वेक्टर को सॉल्व करने पर जो वेक्टर बनेगा वो इसके ही इक्विवेलेंट होगा। अब ध्यान दें कि अगर इस रिलेशन को हम वैलिड रिलेशन मान रहे हैं तो इस रिलेशन के ऊपर कोई ऑपरेशन दोनों तरफ करने पर इसके नेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। यहां पर मैं एक थीम देख पा रहा हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो यह आउटकम मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा। यहां पर मैंने बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्रॉस को एक नया नाम दे दिया है डी वेक्टर के रूप में और राइट साइड भी अगर मैं ए वेक्टर से डॉट करूं तो इस तरफ कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन बनेगा। अब ध्यान दें, यहां पर मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया है क्योंकि आप जानते हैं डॉट और क्रॉस के लिए ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है। यह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मेट है और हम जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस एक्सचेंज किए जा सकते हैं। सो इस चेंज के बाद जो नई इक्वेशन हमें मिलेगी आप उसे एक बार अच्छे से देखें, वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी और अब अगर मैं लेफ्ट साइड ए को ए से क्रॉस करूं तो क्लियरली आप समझते हैं कि ये नल वेक्टर होना चाहिए और उसे डी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करके फाइनली हमें जीरो मिलेगा। सो जीरो का वैल्यू एक्स मल्टीपल ऑफ ए डॉट बी प्लस वाई मल्टीपल ऑफ ए डॉट सी के इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान दें, अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकेगा x अपॉन a डॉट सी। यहां पर आप ध्यान दें कि एक टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि हम इन डॉट प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकल नंबर के रूप में डिनोमिनेटर पर ले सकें। यहां पर आप ध्यान दें कि डिनोमिनेटर में वेक्टर्स को नहीं लिखा जाना चाहिए क्योंकि वेक्टर्स में डिवीजन ऑपरेशन नहीं होता है। लेकिन यह बात पर आप ध्यान रखें हमेशा कि मैंने किसी वेक्टर को डिनोमिनेटर पर नहीं लिखा है, मैंने दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को डिनोमिनेटर पर लिखा है और ये डॉट प्रोडक्ट एक न्यूमेरिकल नंबर होगा, ये आप जानते हैं। सो x अपॉन ए डॉट सी को लिखा जा सकता है माइनस वाई अपॉन ए डॉट बी और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट k से, ये k यूज किया जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों नंबर्स हैं और ये दोनों भी नंबर्स हैं।
सो किसी नंबर को किसी नंबर से कंपेयर किया जा सकता है। सो फाइनली x अननोन का वैल्यू हमें मिला है एक नए अननोन k के टर्म्स में कुछ इस तरह से, और y का वैल्यू हमें मिला है अननोन k के टर्म में कुछ इस तरह से। यहां पर एक माइनस भी होना चाहिए। अब ध्यान दें, ऐसा करने से हमें यह बेनिफिट मिला है कि स्टार्ट में जो दो वेरिएबल हमने यूज किए थे x और y, अब हमें उनका वैल्यू k के टर्म में मिल गया है। यानी अब हमारे पास केवल एक ही अननोन बचा है अपनी फर्दर इक्वेशन में। सो x और y की इन वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन 1 में यूज करूं तो मुझे मिलेगा a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू k a डॉट c, और आउटसाइड वेक्टर के रूप में हमें b मिलेगा, और y का वैल्यू पुट करने पर यह होगा माइनस के a डॉट b, और आउटसाइड वेक्टर के रूप में हमें c मिलेगा। अब ध्यान दें, कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें मिला है, और अब हमें इस इक्वेशन की हेल्प से अननोन k को कैलकुलेट करना है। तो क्लियरली चूंकि ये इक्वेशन तीन अननोन वेक्टर्स a, b और c के बीच में बनाई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन a, b और c की किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होनी चाहिए। सो अगर इस इक्वेशन को मैं a, b और c की किसी भी वैल्यू के लिए यूज कर सकता हूं, तो मैं a, b और c के प्लेस पे i कैप और j कैप को यूज करना चाहूंगा। सो अगर मैं a, b और c के प्लेस पे i कैप और j कैप को यूज करूं बोथ साइड इस इक्वेशन के, तो मुझे मिलेगा i क्रॉस j इक्वल टू k i डॉट j। यहां पर आप ध्यान दें कि मैंने a और b की वैल्यू i कैप कंसीडर की है और c की वैल्यू मैंने j कंसीडर की है, और मैं उसी के अकॉर्डिंगली दोनों तरफ वेक्टर्स पुट कर रहा हूं। तो क्या बनेगा एक बार आप देखें, ये बन जाएगा i डॉट i, और c वेक्टर को मैं j वेक्टर लिख सकता हूं। अब ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा i और j से abc को कन्वर्ट करने के बाद। एक बात ध्यान दें, क्योंकि जो इक्वेशन हमने पता की है वो a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर के टर्म में है, और हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो दोनों तरफ कर रहे हैं। हम केवल k अननोन को पता लगाने के लिए ये स्टेप उठा रहे हैं। सो अननोन k की वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट करके अगर इसी इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो हमें एक रिलेशन abc के रूप में मालूम चल जाएगा। सो ध्यान दें, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूं तो मुझे ये क्रॉस प्रोडक्ट k वेक्टर के रूप में मिलेगा, और नेक्स्ट लाइन में ये बनेगा i क्रॉस k इक्वल टू k i डॉट j 0 हो जाएगा। सो इस टर्म को मैं नल वेक्टर के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं, माइनस k मल्टीपल ऑफ i डॉट i जो कि 1 हो जाएगा, और इसे j वेक्टर में लिखा जाएगा। अब आप जानते हैं कि i क्रॉस k सॉल्व करने पर माइनस j के इक्वल होता है। जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट के वैल्यू में यूज कर रहा हूं उन्हें आप i j k से बनी हुई इस साइकिल पर देख सकते हैं। साइकिल का रूल हम अपनी पिछली क्लिप में एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार आप समझ लें कि साइकिल रूल के अकॉर्डिंगली i और j को क्रॉस करके k और i को क्रॉस करके j, और j और k को क्रॉस करके i आना चाहिए। सो इस साइकिल कंसेप्ट को यूज करके आप सभी वैल्यूज यहां पर लगा रहे हैं। i क्रॉस k को अगर आप इस साइकिल से देखें तो वह एरो के अपोजिट है, सो इसे माइनस j पुट किया जा रहा है। अब अगर इस फाइनल इक्वेशन में j के कोफिशिएंट को दोनों ओर कंपेयर किया जाए तो हम देख पा रहे हैं कि k का वैल्यू 1 कैलकुलेट होगा। चूंकि ये इक्वेशन abc की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो आप ये समझें कि अगर मैंने a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर के प्लेस पे 3 अलग वेक्टर भी चुने होते तो भी मेरा आउटकम ऐसा ही आता। यानी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने i और j प्लेस करने के बजाय a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर के प्लेस पे 3 अननोन वेरिएबल वेक्टर्स जैसे कि i प्लस j प्लस k, i माइनस j प्लस k और i प्लस j माइनस k चुने होते तो भी हमारा आउटकम फाइनली k इक्वल टू 1 ही आता। चूंकि हम किसी भी आर्बिट्ररी वेक्टर को पुट कर सकते थे तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट वेक्टर्स पिक किए ताकि ये कैलकुलेशन इजीली किया जा सके। अब अगर मैं इस k की 1 वैल्यू को इस इक्वेशन में अप्लाई करूं तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा
आप एक बार उसे देखें, वो रिजल्ट होगा a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू a डॉट c b वेक्टर k का वैल्यू 1 लगाया जा चुका है माइनस a डॉट b c वेक्टर। सो कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा b वेक्टर और c वेक्टर के टर्म्स में। x और y का रोल प्ले किया है a डॉट c और माइनस a डॉट b ने, और कुछ इस तरह से अब इस ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर को डॉट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप यहां पर ध्यान दें, आप जानते हैं कि डॉट को सॉल्व करना क्रॉस से काफी इजी होता है। सो अगर इस ट्रिपल प्रोडक्ट ऑपरेशन को इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाए तो यह प्रोसेस काफी सिंपल होगी। यही वजह है कि ट्रिपल प्रोडक्ट क्रॉस को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। सो इस पर ध्यान दें, यह फॉर्मूला रिमेंबर करना भी आसान है क्योंकि जो आउटकम आ रहा है उसमें बी वेक्टर और सी वेक्टर को लिखा जा रहा है। इन्हें क्यों लिखा जा रहा है हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमें मालूम चला कि ये बी और सी के टर्म में ही आना है, और ब्रैकेट के इनसाइड टर्म के रूप में जो डॉट प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं एक बार आप उन्हें ध्यान से समझें कि बी वेक्टर के साथ आपने ए डॉट सी का यूज किया है और सी वेक्टर लिखते समय आपने ए डॉट बी यूज किया है। यानी इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए आपको पहले ए के साथ सी को डॉट करना होगा और बी को एक वेक्टर के रूप में लेना होगा, और उसके बाद ए को बी के साथ डॉट करना होगा और सी को वेक्टर के रूप में लेना होगा। मिडिल पर एक माइनस साइन आप अप्लाई करेंगे और इस तरह से आप इस फॉर्मूले को सिंपली रिमेंबर कर पाएंगे इस सेट और इस सेट के रूप में। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी लिखा जा सकता है। एक बात पर और ध्यान दें, हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट प्रोसेस में ब्रैकेट की पोजीशन को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। आप ये जानते हैं कि इस ऑपरेशन में डॉट की तरह जैसे डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट ऑपरेशन में डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज कर लिया जाता है, क्रॉस में इस तरह से ब्रैकेट को चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर ए को आपने बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट से क्रॉस करना है और दूसरे प्रोसेस में आपको ए और बी के क्रॉस को सी से क्रॉस करना है, तो ध्यान रखें ये दोनों ऑपरेशन अलग अलग होंगे। आप समझ सकते हैं हमने जो डिस्कशन किया है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि जब ये एक्सप्रेशन फाइनली सॉल्व हुआ तो ये बी और सी का फंक्शन बना। ठीक उसी प्रकार जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्लियरली ये ए और बी का फंक्शन बनेगा। सो अगर आप इस एक्सप्रेशन के लिए एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो किसी नए फॉर्मूले को बनाने के बजाय आप इसी फॉर्मूले को इसमें भी यूज करें। यानी इस तरह के एक्सप्रेशन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप पहले इसे एक्सचेंज कर दें, यानी सी वेक्टर को आप आगे ले लें और ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट को बिना ऑर्डर बदले पीछे शिफ्ट कर दें। चूंकि हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है और आउटकम को इस तरह से बदलने पर एक माइनस का फर्क पड़ जाता है। सो मैं उस माइनस को यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, यानी आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी को माइनस लेके सी क्रॉस ए क्रॉस बी कह सकते हैं। और अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो यह ऐसा ही बन चुका है और इस फॉर्मूले को अब इसमें यूज किया जा सकता है। सो अगर मैं इस फॉर्मूले को अपने इस एक्सप्रेशन में यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक बार ध्यान से देखें। मुझे आउटकम मिलेगा सी डॉट बी और ए को वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा माइनस सी डॉट ए और बी को वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा। आप बस ये बात ध्यान रखें कि जब आप वेक्टर प्रेजेंट करते हैं तो पहले बी वेक्टर को लिखा जाता है और फिर सी वेक्टर को। सो वही ऑर्डर मैंने यहां फॉलो किया है। और अब आउटसाइड माइनस को आप इनसाइड लेना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो माइनस को इनसाइड लेने के बाद ये टर्म आगे और ये टर्म पीछे होगा, तो फाइनली इसे लिखा जाएगा ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर। सो कुछ इस तरह से आपका फाइनल आउटकम प्रेजेंट किया जा सकता है। फाइनल आउटकम लिखते समय मैंने सी डॉट ए और सी डॉट बी को ए डॉट सी और बी डॉट सी में कन्वर्ट कर दिया है। सो कुछ इस तरह का फाइनल आउटकम आपको मिलेगा इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए, जबकि आपको इसके लिए कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा। हमारा सजेशन यही है कि आप एक फॉर्मूला याद रखें और उसी के बेस पे इस तरह की केसेस को
एक्सचेंज करके सॉल्व कर लें। इससे आपका काम एक फॉर्मूले से ही चल जाएगा। हालांकि मैंने दोनों क्रिएट कर दिए हैं, बट एक फॉर्मूले को याद करके ये कंप्लीट प्रोसेस को इजीली रिमेंबर किया जा सकता है और दूसरे को पहले के सुपर केस के रूप में समझा जा सकता है। सो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट का यूज करके सॉल्व करना कंफर्टेबल होता है। ऐसा करने से आप एक लेंथी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बच जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम एक क्वेश्चन क्रिएट करें ट्रिपल प्रोडक्ट पर, तो कुछ ऐसे समझें कि मान लीजिए ए वेक्टर के प्लेस पे आप यूज कर रहे हैं आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, बी वेक्टर के प्लेस पे आप ले रहे हैं 2i प्लस जे माइनस के, और सी वेक्टर के प्लेस पे आप ले रहे हैं i माइनस जे प्लस 3k, और आपको इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इनको क्रॉस करने के लिए डिटर्मिनेंट बनाने के बाद जब आप सेकंड डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्लियरली वो एक लेंथी प्रोसेस होगा। सो अगर इस फॉर्मूले को यूज करके हम इस क्वेश्चन को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में एक्सचेंज कर लें तो क्या बनेगा, एक बार ध्यान से देखें। ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट इतना सिंपल है कि इन दोनों वेक्टर्स को डायरेक्टली आउटकम दिया जा सकता है। सो क्या बनेगा एक बार देख लें। जब आप इस वेक्टर को इस वेक्टर से डॉट करेंगे तो आप जानते हैं आपको आई जे जे और के पेयर सॉल्व करने होंगे, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होगा। सो ये क्या आएगा एक बार देखिए, ये आएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू -1 इक्वल टू -1, और 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। और इसके आउटसाइड वेक्टर के रूप में आप 2i प्लस जे माइनस के को लेंगे, और ठीक इसी प्रकार माइनस लगाने के बाद जब आप इस वेक्टर को इससे डॉट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, और -1 इंटू 1 1, और इसके वेक्टर के रूप में आप लेंगे i माइनस जे प्लस 3k को। सो कुछ इस तरह का आउटकम आपको मिलेगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, और आप देख पा रहे हैं कि बस एक ही लाइन में आप इसके फाइनल आउटकम तक पहुंच चुके हैं। और अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 को इस ब्रैकेट में और यहां पर 2 को इस सेकंड वेक्टर में, तो मुझे फाइनल आउटकम मिल जाएगा। सो एक सिंपल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट जब हम उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पहले हमें एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा, फिर उसे सॉल्व करके एक और डिटर्मिनेंट बनाना होगा, जबकि इस प्रोसेस में आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख पा रहे हैं। केवल 2 ही लाइन में आपको फाइनल आउटकम मिल जाएगा। देखें क्या फाइनल आउटकम आएगा, 3 2 6i माइनस 2i, ये हो जाएगा 4i। सेकेंड टर्म होगा 3j प्लस 2j यानी 5j बन जाएगा, और फाइनल टर्म होगा -3k माइनस 6k यानी -9k। सो कुछ इस तरह से आप केवल 2-3 स्टेप में, और वो भी सिंपल से स्टेप यूज करके इस आउटकम को दे पाएंगे। एक बार इसे चेक कर लें, ये आउटकम बिल्कुल यही आना चाहिए। सो कुछ इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे इस ट्रिपल प्रोडक्ट ऑपरेशन को। सो ये हमने डिस्कस किया कि कैसे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एक बात पर और ध्यान दें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस के रूप में कुछ एप्लीकेशंस हमें रोटेशनल क्वांटिटीज में मिलते हैं। यहां पर आप समझें कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को वॉल्यूम कैलकुलेशन या एरिया कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेशंस का यूज रोटेशनल क्वांटिटीज और लीनियर क्वांटिटीज को आपस में कनेक्ट करने में होता है। आप ये समझ सकते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज डायरेक्शनल नेचर के केसेस में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, हालांकि जिन क्वांटिटीज को मैं यूज करूंगा उन सभी क्वांटिटीज को आप रोटेशनल मैकेनिक्स आने के बाद या मैकेनिक्स के आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन एक फॉर्मूला जो मैं यूज कर रहा हूं, आप उससे इस बात को समझने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि वी वेक्टर को ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर की हेल्प से कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। यहां पर आप ध्यान दें, ये जो फॉर्मूला मैंने प्रेजेंट किया है ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला केवल वेलोसिटी, ओमेगा और रेडियस वेक्टर के बीच में एप्लीकेबल नहीं है। ये एक फॉर्मेट है जो किसी भी लीनियर क्वांटिटी को
किसी रोटेशनल क्वांटिटी के साथ एफिलेट करता है। यहां पर आप ध्यान दें कि इसी तरह के रिलेशन फोर्स और टॉर्क के बीच में, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, और इसी प्रकार की और कई क्वांटिटीज के बीच में बनाए जाते हैं। लीनियर और एंगुलर मोमेंटम को कनेक्ट करने के लिए भी इसी फॉर्मेट का यूज किया जाता है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या यूज है इस तरीके के केसेस में, आप एक बार समझे। अगर ये केस हम किसी ऐसी बॉडी के लिए डिस्कस कर रहे हैं जो इस बोर्ड के प्लेन में रोटेट कर रही है, तो हम क्लियरली समझते हैं कि उस बॉडी के रोटेशन से जुड़ी हुई ओमेगा की डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस फॉर्मूले में जो ओमेगा सिंबल यूज किया जा रहा है वो किसी रोटेट करने वाली बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी को प्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई बॉडी इस बोर्ड के प्लेन में कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो उसके ओमेगा का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड होना चाहिए। और हम जानते हैं कि रेडियस वेक्टर को इस प्लेन पर डिफाइन किया जाएगा। तो ऐसे में ये फॉर्मूला हमें ओमेगा और आर की हेल्प से वी की डायरेक्शन के बारे में जानकारी देता है। यहां पर आप समझे कि अगर आप ओमेगा की तरफ अपनी फिंगर्स रख के आर की तरफ कर्लिंग करें तो इस प्रोसेस से आप वी का डायरेक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। एक बार मैं यहां पर प्रेजेंट कर दे रहा हूं, आप समझे। मान लीजिए ये एक आर्बिट्रेरी बॉडी है जिसे कुछ इस तरह से घुमाया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है, और क्लियरली अगर ये बॉडी इस मोड में रोटेशन कर रही है तो इसके ओमेगा का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड हो। ऐसे में अगर इस बॉडी के किसी पार्टिकल P जो कि हिंज पॉइंट से आर वेक्टर पोजीशन पर है, अगर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए तो हमें ओमेगा की डायरेक्शन में फिंगर्स रख के आर वेक्टर की तरफ कर्लिंग करना होगा। ऐसे में हमारा थंब हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देगा, यानी कुछ इस तरह से होनी चाहिए वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इसे हमने इस फॉर्मूले के हेल्प से पता किया है। हम जानते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की डायरेक्शन पहले वेक्टर की तरफ फिंगर रख के दूसरे की तरफ कर्लिंग कराने से पता चलती है। ओमेगा की तरफ अपनी फिंगर्स रख के जब मैं आर की तरफ कर्लिंग करा रहा हूं तो मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन पता लग रहा है। अब ध्यान दें, मान लीजिए आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि सर v को ओमेगा के टर्म में ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, क्या हम ओमेगा को v के टर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं? तो ध्यान दें, इस तरह के कन्वर्जेंस करने के लिए क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट एक अच्छे फॉर्मूले का रोल प्ले करता है। कैसे हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ओमेगा के लिए एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, आप ध्यान से देखें। जो इक्वेशन हमें यहां पर मिली है, इस इक्वेशन में हम ओमेगा और आर की हेल्प से वी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब ध्यान दें, अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ आर वेक्टर से प्री प्रोडक्ट कर दूं, क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है। प्री का अर्थ है कि नए वेक्टर को पुराने वेक्टर से पहले लिखा जा रहा है। अगर इस तरह से आर वेक्टर से दोनों ओर प्री प्रोडक्ट कर दिया जाए तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा हमें। और अब अगर मैं इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखना चाहूं तो नेक्स्ट लाइन में मुझे क्या मिलेगा, एक बार आप देखें। यह होगा आर क्रॉस वी इक्वल टू आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ये मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं जो हमने बनाया था ट्रिपल प्रोडक्ट को सिंपली सॉल्व करने के लिए। आप ध्यान से समझे, मैं इसको इस वेक्टर के साथ डॉट करके ओमेगा को आउटसाइड लिख रहा हूं और माइनस लगाने के बाद मैं आर वेक्टर को ओमेगा से डॉट करके आर वेक्टर को बाहर लिख रहा हूं। अब जो आउटकम मुझे मिला है तो आप समझें कि जो प्रेजेंटेशन हम बोर्ड में देख पा रहे हैं और जिस बॉडी का एग्जाम्पल लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, आप इसी में देखें कि ओमेगा अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड है जबकि आर वेक्टर इस बोर्ड के प्लेन में है, यानी ओमेगा और आर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओमेगा और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के कारण इस टर्म को जीरो किया जा सकता है और इस टर्म को जीरो करने के बाद ये कंप्लीट पार्ट वैनिश हो जाना चाहिए। अब इस पार्ट को जीरो करने के बाद इसे नल वेक्टर में बदलने के बाद जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर मॉड स्क्वायर। आप जानते हैं कि कोई वेक्टर जब अपने से ही डॉट प्रोडक्ट करता है तो आउटकम के रूप में हमें उस वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर मिलता है,
यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट के बेसिक फॉर्मूले a डॉट बी इक्वल टू ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा को यूज कर रहे हैं। चूंकि सेम वेक्टर दो बार यूज हुआ है तो हम a और b दोनों वेक्टर्स के प्लेस पे r वेक्टर को यूज कर रहे हैं। सो r डॉट r को लिखा जा सकता है r मॉड स्क्वायर और cos 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। सो कुछ इस तरह से इसे प्रेजेंट किया जा सकता है। और अब अगर मैं इस टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूं तो ओमेगा वेक्टर का वैल्यू आएगा r क्रॉस v अपॉन r वेक्टर मॉड्यूलस होल स्क्वायर। और इस तरह से आप ओमेगा वेक्टर को v वेक्टर और r वेक्टर की हेल्प से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो जब कभी इस तरह के रोटेशनल और लीनियर क्वांटिटीज के रिलेशन को एक्सचेंज करना हो तो हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं और अपने रिलेशन को एक नया फॉर्म देते हैं। इस फॉर्मूले से आप ओमेगा और r की हेल्प से v को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जबकि यह फॉर्मूला r और v के टर्म में ओमेगा को एक्सप्लेन कर रहा है। सो इस तरह से कन्वर्जन किए जा सकते हैं। और ध्यान दें, जो फॉर्मूले आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम रोटेशनल मैकेनिक्स और लीनियर मैकेनिक्स की सभी क्वांटिटीज पढ़ चुके होंगे तो हमें इस तरह के रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए एक कॉमन रूल हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी किसी लीनियर क्वांटिटी को किसी रोटेशनल क्वांटिटी के टर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो आर वेक्टर को हमेशा पोस्ट वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब कभी एक रोटेशनल क्वांटिटी को लीनियर क्वांटिटी के टर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो आर वेक्टर को एक प्री टर्म के रूप में लिया जाता है। आर मॉड के स्क्वायर को दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में यूज करना होता है। कभी यह आर मॉड का स्क्वायर इस फॉर्मेट में आता है और कभी आर मॉड के स्क्वायर की रिक्वायरमेंट इस फॉर्मेट में होती है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप टॉर्क और फोर्स को एफिलेट करते हैं तो टॉर्क वेक्टर को आर क्रॉस एफ लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया कि लीनियर क्वांटिटी और रोटेशनल क्वांटिटी के बीच में जब कभी रिलेशन रोटेशनल क्वांटिटी को पता लगाने के लिए लिखना होता है तो आर हमेशा प्री वेक्टर के रूप में आता है। लेकिन जब रोटेटिंग क्वांटिटी की हेल्प से लीनियर क्वांटिटी को प्रेजेंट किया जाता है तो आर पोस्ट वेक्टर के रूप में आता है। सो टॉर्क एक रोटेशनल क्वांटिटी है, फोर्स एक लीनियर टर्म है। सो हमने जो रिलेशन लिखा है वो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। अब अगर इसका कन्वर्टेड फॉर्मूला एफ के लिए बनाया जाए टाउ के टर्म में तो आप समझ सकते हैं कि वो आना चाहिए टाउ क्रॉस आर अपॉन आर मॉड स्क्वायर। सो इस तरह से कोई भी लीनियर क्वांटिटी और उससे एसोसिएटेड रोटेशनल क्वांटिटी आपस में एफिलेट की जा सकती है। सो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज इस तरह के ऑपरेशंस में किसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। थैंक यू।